विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गुरु एंड देव। आज कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एक प्रश्न है, किरचॉफ के नियम पर आधारित व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाओ या सिद्ध करो कि P/Q = R/S। या ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि किरचॉफ के नियमों की सहायता से आप व्हीटस्टोन सेतु के जो संतुलन की शर्तें हैं उन शर्तों को ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले आपका जो महत्वपूर्ण कार्य है इस चित्र को समझना। तो आपको सबसे पहले चित्र अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर सेतु किस तरह से बनता है और कौन कौन से प्रतिरोध कौन कौन सी भुजाओं पर लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज की रचना की है ABCD। इस ABCD चतुर्भुज की AB भुजा पर हमने P प्रतिरोध, BC भुजा पर Q प्रतिरोध और CD भुजा पर S प्रतिरोध और आखिरी भुजा आपकी DA पर R प्रतिरोध जोड़ दिया। यानी 4 प्रतिरोध 4 भुजाओं पर हमने जोड़ दिए हैं। भुजा B और D के बीच में, ये जो भुजा आपकी B और D है, इसके बीच में हमने एक धारामापी G गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 लगाई है। यानी इस बीच वाला जंक्शन जो बनाया हमने, ये आपका सेतु है। यानी आपका जब ये चित्र परिपूर्ण हो जाता है तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो आधा हिस्सा है इधर का, ये वाला अलग हो जाता है और इधर का हिस्सा अलग हो जाता है। यानी ये बीच में BD भुजा एक सेतु की तरह कार्य करती है, इसीलिए इसको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत का जो मूल वैज्ञानिक जो रहे हैं, वैज्ञानिक व्हीटस्टोन 1842 में इस सिद्धांत की उनने प्रतिपादित किया था। 4 प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज की 4 भुजाओं, AB पर P, BC पर Q, AD पर R और DC पर S लगा दिए जाते हैं। बीच के टर्मिनल में हमने बताया आपको धारामापी और कुंजी K2 जोड़ दिया जाता है। चित्र से स्पष्ट है कि K2 अगर खुली हुई है। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि भुजा A और C जो है, ये जो भुजा है A से C के बीच में, यहाँ पर हमने एक सेल और एक कुंजी K1 को जोड़ा है। ये हमारा संपूर्ण चित्र का वर्णन अपनी भाषा में आप कर सकते हो। अब चित्र से स्पष्ट है कि K2 खुली होने पर, अगर ये K2 कुंजी खुली है यानी ये परिपथ में नहीं है, ये जो कुंजी K2 हमने खुली छोड़ दी, यानी यहाँ कोई सर्किट नहीं बनाया, इसको जो बटन ऑन नहीं किया, तब इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो P और Q है, P और Q श्रेणी क्रम में है। इसको पुनः आपको मैं समझा देता हूँ कि K2 खुली होने पर, ये K2 को हमने सर्किट में नहीं लिया तो ये P और Q देखो श्रेणी क्रम में है, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से RS ये भी श्रेणी क्रम में है। लेकिन ये PQ का कॉम्बिनेशन RS के कॉम्बिनेशन के साथ, यानी ये पूरा जोड़ा ऊपर का और नीचे का पूरा जोड़ा, ये सब मिलाकर एक दूसरे के क्या हो गए, समानांतर क्रम में हो गए। फिर समझो, PQ से श्रेणी क्रम में, RS से श्रेणी क्रम में, लेकिन PQ का जो जोड़ा है ये RS के जोड़े से समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ये वर्णन आपको उसमें करना है। आइए पुनः हम देखते हैं चित्र, इसी का वर्णन हम कर रहे हैं। जब सेतु संतुलन अवस्था में होता है, हमने ये कहा कि अगर ये सेतु संतुलन अवस्था में है, अर्थात ये जो आपका धारामापी है यहाँ पर G, इस धारामापी से जो धारा है IG वो कितनी हो जाएगी, 0। संतुलन अवस्था में, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सेतु संतुलन की अवस्था में धारामापी से कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो आपको बताना है कि वहाँ से IG = 0 धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इसमें धारामापी से शून्य विक्षेप की स्थिति पर ही हम रीडिंग लेते हैं। जो हमारा परिणाम आएगा वो शून्य विक्षेप पर ही आएगा, अर्थात IG, इसके अंदर से बहने वाली धारा कितनी होगी, 0 होगी। ऐसी स्थिति में होता है P/Q = R/S। यही आपके धारामापी का व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। आइए ये प्रूव किस तरह से होगा उसको देखते हैं हम। चित्र आपके समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब चित्र को एक बार और मैं समझा देता हूँ कि धारा का प्रवाह किस तरह से होता है। इसमें जो धारा है, ये जो हमने सेल लगाया है नीचे, ये सेल, इस सेल से
ये सेल से धारा आई चली, यहाँ पर कितनी धारा चली, आई धारा। ये आई धारा बिंदु ए पर पहुंची। यहाँ पर पहुंचने पर इस धारा के दो टुकड़े हो गए। एक का नाम दिया हमने I1 जो P में से होकर बिंदु B पर पहुंचती है। I2 धारा R में से होकर कौन से बिंदु पर पहुंचेगी, D बिंदु पर पहुंचेगी। क्लियर। अब हम I1 धारा लेकर कौन से बिंदु पर आ गए, B पर आ गए। कितनी धारा है हमारे पास, I1। ये I1 धारा में से IG धारा धारामापी में से प्रवाहित होगी और D बिंदु पर आएगी। ये धारा होगी IG। ठीक है। अब आपके पास धारा कितनी थी, यहाँ पर I1 लेकर आए थे B पर, उसमें से IG चली गई, तो आपके पास कितनी बची, I1 माइनस IG। ये धारा आपके बिंदु C की ओर बढ़ेगी जो प्रतिरोध Q में से होकर निकलेगी। इस बिंदु A पर, बिंदु B पर और बिंदु C पर और बिंदु D पर, चूंकि ये संधि स्थल है, यहाँ पर प्रथम नियम का उपयोग करेंगे। जहाँ बंद लूप बनेगा, पूरा बंद परिपथ बनेगा, वहाँ द्वितीय नियम का हम बात करेंगे। क्लियर। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, बिंदु D पर बात करते हैं। D पर इधर से धारा कितनी आई है हमारे पास, ये IG धारा हमारे पास D पर आई है। इधर से कितनी आई है, I2 आई है। तो ये I2 और IG दोनों आने वाली है, और यहाँ से जाने वाली S में से जाने वाली कितनी हो जाएगी, I2 प्लस IG, क्योंकि दोनों आने वाली है। संधि स्थल पर हमने प्रथम नियम के अनुसार कितना कर दिया, I2 प्लस IG। इधर से आते हैं हम बिंदु B से C पर, कितनी धारा लेकर आए हम, I1 माइनस IG। ये बिंदु C पर पहुंची। इन सब का परिणाम हमें फिर से कितना मिला, I। देखो इधर से ये धारा आ रही है और ये आ रही है, इन सबको यदि हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 कितना है, I का ही तो मान है। ये जो I का मान था, इसके दो टुकड़े हुए थे I1 और I2, तो ये दोनों किसके बराबर है, I के मान के बराबर है। अर्थात संधि स्थल पर हमको प्रथम नियम का उपयोग करना है, और पूरा बंद परिपथ जो अगले उसमें बताऊंगा मैं आपको। ये यहाँ एक बंद परिपथ है जिसका नाम है ABDA, और इधर नाम बनेगा आपका BCDB। यहाँ पर हम द्वितीय नियम का उपयोग करेंगे। आइए सूत्र की स्थापना देखते हैं। सूत्र की स्थापना में माना सेल कुंजी K1 को दबाने पर सेल से धारा I प्रवाहित होती है। I पर आकर जो मैंने पूरा वर्णन किया वही वर्णन यहाँ पर है। अब किरचॉफ के दूसरे नियम के आधार पर, पहले नियम से हमने धारा का विभाजन कर दिया है और दूसरे नियम से हम बात कर रहे हैं। दूसरे नियम की बात ये कहती है कि किसी परिपथ में कितनी धारा बह रही है, वो कहाँ देखना है आपको, उस प्रतिरोध के साथ उस धारा का गुणा करो, तथा वहाँ जितनी भी है सब में यही चलेगा। प्रतिरोध इंटू धारा का समस्त योग, बीजगणितीय योग जो आता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ये दूसरा नियम कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो ये जो मान है हमारा, ये वाला, ये हम कह रहे हैं कौन सी भुजा में, ABDA में। तो आइए ABDA को फिर से देख लेते हैं अपन। ABDA, ये जो हमारा ABDA है, इसको हम फिर से देखने का प्रयास करते हैं। ये आपका लूप बना ABDA। इस लूप में कितनी धारा आई, इधर से जो आई, इस P के साथ कौन है, I1। G के साथ ये धारा मापी है, इसके साथ है IG, और I2 के साथ कौन है, R। यानी प्रतिरोध और धारा का गुणा कर दो, आने वाले जाने वाले का ध्यान रख लो, तो यहाँ पर सबका टोटल कितना आएगा, 0 आएगा। यानी I1P यहाँ बनेगा I2R और यहाँ बनेगा IGG। देखो इस तरह से लिखा हमने इसको, ये लाइन देखो, I1 के साथ P, उसी कंटिन्यू क्रम में है I1G, उसको भी धन कर दिया, लेकिन I2R जो है वो विपरीत दिशा है, इसलिए हमने इसको माइनस I2R बराबर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। दूसरा भाग इसका BCDB में, चित्र को फिर से देखते हैं। अब कौन सा भाग लेना है हमको, ये वाला BCD और B। यहाँ पर जो एक त्रिभुज कह सकते हो आप इसको, या एक बंद परिपथ बन रहा है, इसमें इस Q में से, Q के अंदर धारा है I1 माइनस IG। इधर धारा G के अंदर कितनी है, IG, और S के अंदर कितनी है, ये S के अंदर की धारा देखो I2 प्लस IG।
चिन्हों के साथ चलना है आपको, कौन जुड़ेगा और कौन माइनस होगा। आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा भाग I1 माइनस IG। पूरे प्रश्न को समझने से पहले वीडियो देखते वक्त एक चित्र अपने सामने अलग से बना कर रखो और उसके बाद इसको समझो, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ये जो आपका Q वाला जो परिपथ है इसमें धारा है I1 माइनस IG, और ये वाला जो आपका सेकंड हिस्सा है ये वाला एस परिपथ प्रतिरोध वाला, इसके साथ धारा है I2 प्लस IG, और तीसरा है आपका G जो कि ऋणात्मक है, ये माइनस। इस तरह से समीकरण नंबर आपकी 1 और 2 बन गई है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्रतिरोध P Q R S के मान इस प्रकार लिए जाते हैं कि K2 को दबाने पर G से कोई धारा प्रवाहित न हो। इनके मान ऐसे सेट किए जाते हैं कि K2 को दबा दे तो G से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो। इसे सेतु संतुलन अवस्था कहते हैं। यही आपका संतुलन अवस्था है, अर्थात संतुलन अवस्था में धारा मापी में विक्षेप कैसा होता है, शून्य होता है और IG बराबर 0 होता है। ये बात महत्वपूर्ण है और कई बार ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि संतुलन अवस्था में धारा मापी में से कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो शून्य धारा प्रवाहित होती है। ये मान IG का मान 0 किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में जहाँ जहाँ IG आया है, ये IG जहाँ जहाँ आया है वहाँ ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसके रखने से हमको समीकरण नंबर 1 से जो मिला उसको देखो आप। समीकरण नंबर 1 से हमको मिला I1P प्लस 0 माइनस I2R बराबर 0, या ये 0 है, इधर I2R जो आपका माइनस का था इसको हम बराबर के उधर ले गए तो ये हो गया I1P बराबर I2R। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 को देखो। समीकरण नंबर 2 में हमको प्राप्त हुआ है I1Q माइनस I2S बराबर 0। यहाँ पर भी IG वाला जो पोर्शन था वो सारा शून्य हो गया है, या इसको माइनस वाले पोर्शन को उधर ले गए तो ये धन हो गया I1Q बराबर I2S। ये समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 को 4 से भाग देने पर, समीकरण नंबर जो आपकी 3 है उसको आप 4 से भाग दे दो तो I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। I1 से I1 कट गया और I2 से I2 कट गया, तब आपको अंतिम रिजल्ट मिला P बटे Q बराबर R बटे S। यही आपका सेतु संतुलन अवस्था के लिए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को, दोस्तों को ज़रूर बताएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र।